सरपंच साहब की हवेली पर शाम को खूब हथाई हुआ करती थी। ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, मास्टर जी और रिटायर थानेदार जी की महफिल जमती थी। रोज 1-2 घंटे तक हंसी ठट्ठा चलता रहता था। इसी बीच पूरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा हो जाती थी। गांव में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी भी जानकारी मिल जाती थी। इन बातों के अलावा जिन बातों में रस मिलता था उन पर चर्चा ज्यादा चलती थी। मसलन किसकी औरत का किस आदमी से चक्कर चल रहा है, कौन आदमी किस खेत में जुताई करते हुए पकड़ा गया। ये बातें रस के लिए ही नहीं होती थी, वरन इन बातों से उन सबके उद्धार का रास्ता भी मिल जाता था। पूरी मंडली इन बातों को रस लेकर सुनती थी। जहाँ कहीं पर थोड़ा सा भी मौका मिलता, एक एक करके पूरी टीम डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्त कर ही लेती थी। आज भी एक किस्सा ग्राम सेवक जी सुना रहे थे। कह रहे थे, सुनो सब, सुनो, आज कल हरिया के खेत में खिचड़ी पकने की सुगंध आने लगी है। हरिया की घरवाली का टांका पड़ोस के लाला जी से भिड़ रहा है। 2-4 दिन से दोनों में पिंगे बढ़ने लगी हैं। लाला जी आजकल हरिया के खेत में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बात हल्की फुल्की छेड़छाड़ तक ही सीमित है। मैंने अपना जासूस लगा रखा है दोनों के पीछे। जब कोई अच्छा समाचार आएगा तब सबको बताऊंगा। यूं कहकर ग्राम सेवक जी ने सबकी ओर देखा। सब लोग भूखे भेड़िए की तरह लार टपकाए हुए खड़े थे। सरपंच साहब ने कहा, कब तक ऐसे ही सब्ज बाग दिखाते रहोगे ग्राम सेवक जी? बहुत दिनों से कोई बढ़िया सी दावत नहीं हुई है। बासी रोटियां तोड़ते तोड़ते तंग आ चुके हैं हम तो जल्दी से कोई बढ़िया सा समाचार सुनाओ जिससे तन बदन में ताजगी का एहसास हो, कहकर जोर का अट्ठास किया सरपंच साहब ने। पूरी महफिल में जैसे जान सी आ गई थी। पटवारी जी सरपंच साहब के थोड़ा और नजदीक आ गए। कहने लगे, मैंने सुना है कि अपने गांव में गंगा आई है, हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए। लगता है कि अब तो जल्दी ही सबको डुबकी लगाने को मिल जाएगी। कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए उन्होंने कहा था। सरपंच साहब बड़े कौतूहल से सुन रहे थे सारी बातें, मगर इशारों में बातें करने की उनकी आदत नहीं थी, इसलिए पटवारी पर वे गुर्राए। क्या पटवारी जी, आदत से मजबूर हो? गोल गोल घुमाने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। अरे साले, कभी तो सीधी सट बात कर लिया कर। साफ साफ बता, कौन सी गंगा और कैसी डुबकी? पहली मत बुझा तो सुनो सरपंच जी, आज अपने गांव का गरीब दास कहीं से 2 लाख रुपए में कोई गंगा नाम की लड़की लाया है शादी करके। सुना है कि बहुत सुंदर है और अभी तो वह निर्मल है। पता नहीं कब ये गरीब दास उसमें डुबकी लगाकर उसे मैली कर दे। अभी तो 18-19 की बताई जाती है वह। ना जाने कहां से हूर की परी इस लंगूर के हाथ लग गई है। अगर कोई जुगाड़ बैठा लो तो सबके सब गंगा में डुबकी लगाकर जीवन सफल कर ले। पटवारी जी ने ऐसी बात कही थी जिसके लिए कौन मना करता। सब तैयार थे डुबकी लगाने के लिए। मास्टर जी बोले, पटवारी जी सही कह रहे हैं। गरीब दास का ब्याह हो नहीं रहा था। जाति बिरादरी वाले ज्यादा खर्चा मांग रहे थे। बेचारा कहाँ से लाता 35-40 साल का तो हो गया था बेचारा। कब तक अपने हाथ रगड़ता, इसलिए झारखंड से गंगा को 2 लाख रुपए में ले आया। शादी तो एक बहाना है बस। कहते हैं कि गंगा घर में सौतेली बेटी है। सौतेली माँ ने 2 लाख रुपए में बेच दी गरीब दास को। गंगा जैसी हूर की परी गरीब दास जैसे लंगूरों के लिए थोड़ी ही बनी है। फिर हमारे जैसे कलयुगी देवताओं को कौन भोग लगाएगा। अब बारी रिटायर थानेदार जी की थी। गंगा का नाम सुनकर ही उसके मुंह में पानी आ गया था। कहते हैं कि गंगा जल के आचमन से ही सब पाप खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो गंगा में डुबकी लगाने की योजना बन रही थी।
यानी कि आगे पीछे की 7 पीढ़ियों तर जानी थी। तो शुभ काम में देर क्यों? फिर गंगा के मैली होने का खतरा भी तो है। वो गरीब दास कब से इंतजार कर रहा है और अपने उद्धार का। अब जबकि उसके घर खुद गंगा उतर कर आई है तो वह तो जल्दी से जल्दी डुबकी लगाएगा ही। और आखिर उसके पास तो लाइसेंस भी है। कहने लगे, सरपंच साहब अभी उस गरीबड़े को बुलवाओ और पहले तो उसे पाबंद करो कि वह अपने गंदे हाथों से गंगा को छूकर उसे अपवित्र ना करे, और फिर कोई ऐसी जुगत लगाओ कि हम सब गंगा स्नान कर स्वर्गलोक का आनंद ले ले। बात सबके भले की थी, इसलिए सबको पसंद आ गई। सेवक भोंदू को बुलवाया और कहा, जाकर तुरंत गरीबड़े को लेकर आ, अभी की अभी अपने संग ही लेकर आना। समझ गया सरपंच साहब भोंदू पर दहाड़े। जो हुक्म अंदाता और भोंदू चला गया। उधर गरीब दास को तो आज कारू का खजाना मिल गया था, इसलिए आज के दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था वह। आज तो इंग्लिश की बोतल मंगवाई थी उसने, चखने के साथ मुर्गे की भी व्यवस्था की थी। वह अभी तैयारियों को अंतिम रूप दे ही रहा था कि भोंदू राम ने उसे सरपंच साहब के यहाँ अभी चलने का हुक्म सुना दिया। रंग में भंग डाल दिया साले ने। उधर गंगा की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पैदा होने के साल भर बाद ही उसकी माँ चल बसी थी। बेचारी को पड़ोसियों ने ही संभाला। उसका बाप शराबी हो गया। 2-3 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ क्या होती है ये गंगा को तब पता चला जब उसकी नई माँ घर में आई। नन्ही सी जान और उस पर इतने जुल्म, वो भी एक औरत के द्वारा। लोग मर्दों को बहुत कोसते हैं कि वे निर्दयी अत्याचारी हैं, मगर औरतों पर जितने जुल्म औरतों ने ही ढाए हैं उसके मुकाबले में मर्दों ने बहुत कम जुल्म उठाए हैं। खाने के लाले पड़ गए गंगा के लिए। घर का सारा काम गंगा से ही कराया जाने लगा। गंगा उस परिवेश में बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे गंगा में जवानी का झरना फूट रहा था। भगवान भी सबको कंगाल नहीं रखता है, कुछ न कुछ तो अवश्य देता है। गंगा को निर्मल सौंदर्य दे दिया। जब से गंगा जवान हुई थी उसकी सौतेली माँ ने उस पर अत्याचार करने कम कर दिए थे। उसका दिल पसीजने वाली कोई बात नहीं थी। वह तो इतना जानती थी कि अब पिटाई से गंगा के शरीर पर निशान पड़ जाएंगे और फिर उसे मुंहमांगी रकम नहीं मिलेगी। इसलिए उसने गंगा के प्रति थोड़ी नरमी बरतनी शुरू कर दी थी। गंगा इतने अत्याचार सहन करते करते थक चुकी थी। अब उसका मन विद्रोही होने लगा था। जब उसका सौदा 2 लाख रुपए में गरीब दास से किया जा रहा था तब एक बार तो वह मर जाना चाहती थी, मगर गरीब दास की भोली शक्ल देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया था। सौतेली माँ के अत्याचार सहने से अच्छा है एक अधेड़ आदमी की पत्नी बनकर रहना। ऐसे व्यक्ति अपनी कम उम्र की पत्नियों को रानी बनाकर रखते हैं और खुद उसके हुक्म के गुलाम होते हैं। तो गंगा ने महसूस किया कि अब रानी बनकर राज करने का अवसर आ गया है, इसलिए वह खुशी खुशी गरीब दास के साथ आ गई थी। जैसे ही भोंदू राम ने सरपंच का आदेश सुनाया, गंगा को दाल में कुछ काला लगा। उसने इशारे से गरीब दास को अपने पास बुलाया और सरपंच के बुलावे का कारण पूछा तो गरीब दास ने अनभिज्ञता जाहिर की। उसे अचानक याद आया कि जब वह घर में प्रवेश कर रही थी तो उसकी पड़ोसन एक औरत से कुछ कह रही थी। उसने अपने कान उधर ही लगा दिए थे। औरतों की सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत होती है। वह कह रही थी, गरीबड़ा लुगाई तो बहुत शानदार लाए हो, पर इसे सरपंच और दूसरे लोगों से कैसे बचाएगा? और वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। गंगा को लगा कि बुलावे का कारण शायद वही है। उसने गरीब दास के कान में कहा, अगर मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो कह देना कि आजकल गंगा में बाढ़ आई हुई है और अभी डुबकी नहीं लगाई जा सकती है। सिखा पढ़ाकर उसने गरीब दास को भेज दिया। वहां पर दरबार सजा था। सरपंच साहब राजगद्दी पर विराजमान थे। बाकी लोग दरबारियों की तरह दोनों ओर बैठे हुए थे। ग्राम सेवक महामंत्री बने बैठे थे। गरीब दास को अपराधी की तरह पेश किया गया। महामंत्री ने कहा, क्यों रे गरीबड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बिना राज दरबार को बताए बींदनी ले आया, और वह भी झारखंड से।
बहुत बड़ा अपराध कर दिया है तूने। गरीबदास दोनों हाथ जोड़कर बोला। रहम अन्नदाता रहम, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं अवश्य सूचना देता। तुझे पता नहीं था, इससे तेरा अपराध खत्म नहीं हो जाता है। इसका दंड अवश्य मिलेगा तुझे, और दंड यही है कि तुझे अपनी औरत को राजा जी की खिदमत में 7 दिन के लिए भेजना पड़ेगा। राजा जी और बाकी दरबारी लोग गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करेंगे, तब जाकर तेरा अपराध क्षम्य होगा। समझ गया? समझ गया हुकुम। पर मेरी इतनी सी अर्ज है कि आजकल गंगा में बाढ़ आई हुई है, पानी साफ कोनिया है। बाकी जैसा आपका हुक्म। पूरे दरबार में खानाफोशी शुरू हो गई। राजा जी ने कड़क कर पूछा, तुझे कैसे पता कि गंगा में बाढ़ आई हुई है? हुकुम, गंगा ही कह रही थी। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर महामंत्री जी बोले, जैसे ही बाढ़ का पानी उतर जाए तू हमको फौरन इत्तला देना, क्योंकि अन्नदाता। उसने आंख मारते हुए सरपंच की ओर देखा। बिल्कुल सही बात, अब तू जा सकता है। और कहा, एक बात कान खोलकर सुन ले। गंगा अब तेरे घर में हमारी अमानत के रूप में रहेगी, इसलिए उसे छूने की गलती मत कर देना। ध्यान रखना कि वह मैली ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तेरी वो गत होगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। और गरीबदास को धक्के मारकर निकाल दिया गया। घर आकर गरीबदास निढाल सा गिर पड़ा चारपाई पर। गंगा ने उसे ठंडा पानी पिलाया और उसने अपने आंचल से उसका मुंह साफ किया। आंचल से ही उसकी हवा करने लगी। गरीबदास ने सब बात बता दी। गंगा का अनुमान सही साबित हो गया। बाढ़ के बहाने से उन्हें कुछ समय मिल गया था। गंगा अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से वैसे ही दुखी थी, और यहाँ भी भेड़िए उसे नोचने पर आमदा थे। उसने गरीबदास के चेहरे को देखा, एकदम भोला भाला मासूम सा चेहरा था उसका। आज गंगा को उस पर पहली बार प्यार आया था। आज उसने उसे दिल से पति माना था। मन ही मन उसने कोई संकल्प किया और गरीबदास को अपनी योजना बताई। गरीबदास से पूछा कि क्या वह इस योजना में उसका साथ देगा। गरीबदास को महसूस हो गया था कि सरपंच क्या चाहता है। उसने योजना में साथ देने की स्वीकृति दे दी। योजना के मुताबिक गरीबदास और गंगा अपने मकान के चारों ओर खाली पड़ी जमीन खोदने में लग गए। पड़ोसियों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तब गंगा ने बता दिया कि रात गरीबदास को एक सपना आया था, जिसमें किसी देवता ने इस जमीन में धन गड़े होने के बारे में बताया था। देवता कह रहा था कि जिस रात मलपुआ के झाड़ में मलपुआ लग जाए, उस दिन खुदाई करने से यहाँ धन मिलेगा। गंगा ने बहुत से मलपुए बनाए और बड़ी खूबसूरती से एक झाड़ पर चिपका दिए। अपनी पड़ोसनों के साथ वह झाड़ के पास गई तो दोनों पड़ोसों ने चिल्ला उठी, अरे उस झाड़ पर मलपुए आ रहे हैं। गंगा की बाँछें खिल उठी। उसकी योजना सफल हो रही थी। उसने वे सब मलपुए इकट्ठे कर लिए और दोनों में बांट दिए। खुदाई का काम जोर शोर से चला। रात दिन 25-30 फुट गहरी खुदाई की गई। एक बक्से में 5-5 सौ की गड्डियां डाल दी। ऊपर नीचे असली और अंदर नकली नोट भर दिए। पड़ोसियों को दिखाया और अंदर रख दिया। दूसरे दिन गरीबदास बाजार गया। वहां पर पटवारी जी, ग्राम सेवक जी और मास्टर जी बैठे हुए थे एक किराने की दुकान पर। गंगा ने खूब सिखा पढ़ाकर भेजा था गरीबदास को। उन्हें देखकर गरीबदास बोला, राम राम जी, सुना है कि गंगा में बाढ़ का पानी उतर गया है। आप लोग हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाने वाले थे ना, तो कब जा रहे हो हरिद्वार? वे लोग उसका इशारा समझ गए। बोले, जब तू कहे तब चले जाएं। बता गंगा मैया कब बुला रही है? गंगा तो हरदम बुलाती रहती है अन्नदाता। आज पुण्य नक्षत्र है, बहुत पवित्र दिन है, आज ही चले जाओ, अच्छा रहेगा। और हाँ, सब एक साथ ही डुबकी लगाना, बड़ा पुण्य मिलेगा। गरीबदास वहां से आ गया और गंगा को सारी बातें बता दी। गंगा तैयारी में जुट गई। नहा धोकर बढ़िया सा श्रृंगार कर इत्र फुलेल लगा कर बैठ गई। सबके लिए इंग्लिश मंगवाई गई। दूसरी चीजों का भी बंदोबस्त किया गया। एक हॉल में बैठने की व्यवस्था भी की गई। रात के 10 बज रहे थे। पूरा दरबार हाजिर हो गया था। गंगा ने झीना सा घूंघट निकाल रखा था। दीपक की रोशनी में झीने घूंघट से वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। सरपंच तो उसे देखकर पागल सा हो गया था और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में बैठाने लगा था। गंगा ने उसका हाथ झिड़क कर उसे नैनों से ही बरस दिया था और हौले से उसके कानों में फुसफुसाया कर कहा,
इतनी बेताबी ठीक नहीं है राजा जी, आज की रात मैं तुम्हारी ही हूँ। जी भरकर डुबकी लगाना और पहले डुबकी लगाने लायक तो हो जाओ। और उसने एक एक गिलास दारू सबको पकड़ा दी। वह गिलास खत्म भी नहीं हुआ था कि सब के सब दरबारी कुर्सियों पर ही लुढ़क गए थे। गंगा दौड़कर घर से दराती ले आई। गरीबदास ने आज ही उस पर धार धरी थी। गरीबदास ने जोर से एक बार सरपंच की गर्दन पर किया, सिर कट कर अलग गिर पड़ा। गंगा उसे उठाकर पीछे खुदी जमीन में डाल आई। गरीबदास ने बारी बारी से सभी दुष्टों के सिर धड़ से अलग कर दिए और पीछे 30 फुट गहरे गाड़ दिए। दोनों ने मिलकर उनके शवों को भी ठिकाने लगा दिए। रात भर ये दोनों गड्ढे भरते रहे। सुबह उसमें पालक बो दिए। खून के सब निशान साफ कर दिए गए। दराती तालाब में फेंक दी। जिन कपड़ों पे खून के दाग लगे गए थे उनमें केरोसिन डालकर जला कर राख कर दिया गया। राख को पालक में डाल दिया गया। 7-8 दिनों में पालक काफी बड़ा हो गया था। पूरे गांव में राजदरबार के हरिद्वार जाने के चर्चे। 15 दिन तक भी जब वे नहीं लौटे तो सबको चिंता हुई। पुलिस ने रिपोर्ट की गई। पुलिस की जैसी कछुआ चाल होती है वैसे जांच होती रही। घूमते घूमते पुलिस गरीबदास के पास आई और पालक की खेती के बारे में पूछताछ करने लगी। पड़ोसी ने बताया कि जिस दिन मालपुए के झाड़ में मालपुए आए थे उस दिन खुदाई हुई थी। खुदाई में 500-500 के नोटों का एक बक्सा मिला था। उस दिन पालक बोया गया था। पुलिस वाले पड़ोसियों को कह रहे थे, तुम लोग पागल तो नहीं हो, मालपुए का भी कोई झाड़ होता है क्या? जरूर होता है, हमने देखा और हमने उस झाड़ के मालपुए खाए भी हैं। थानेदार जोर से चिल्लाया, अरे किन मूर्खों के बीच ले आए हो यार, जल्दी से तलाशी लो कि घर में कोई नोटों से भरा कोई बक्सा है क्या। घर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर कुछ नहीं मिला। पुलिस पैर पटकती हुई चली गई। गरीबदास और गंगा की जिंदगी अब जहन्नुम बन गई थी। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।